हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हीना बांसल केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एप्लीकेशंस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और हमने पूरी की पूरी डेरिवेशन पढ़ी थी। अगर आपने मेरे चैनल पे वो वीडियोस नहीं देखी और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप सारी की सारी वीडियोज़ देख सकते हो। आज हम शुरू करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। जब हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की डेरिवेशन करी थी तो उसमें ये साई यूज हुआ था, करली साई, ठीक है। तो आज हम वही पढ़ेंगे कि इसकी जो इम्पोर्टेंस क्या इम्पोर्टेंस है और इसका मतलब क्या रोल है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, ये सारा कुछ हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द वैल्यू ऑफ साई इज कॉल्ड वेव फंक्शन। सबसे पहले जो भी इसकी साई की जो वैल्यू है, मतलब साई को हम क्या बोलेंगे, वेव फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। और हम इसको आइगन फंक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम दो तरह से बोल सकते हैं, वेव फंक्शन और आइगन फंक्शन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। जो हमने श्रोडिंगर इक्वेशन में साई यूज किया था उसको हम क्या बोलेंगे, वेव फंक्शन या फिर आइगन फंक्शन, ठीक है। और इसका सेकंड पॉइंट क्या है, द वेव फंक्शन साई, जो हमने ऊपर पढ़ा है कि जो ये वेव फंक्शन साई है, कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन वी वांट टू नो अबाउट अ सिस्टम। अब मान लो कोई भी हमारे पास एक सिस्टम है, उस सभी सिस्टम की, सारे सिस्टम की इंफॉर्मेशन हमें कौन प्रोवाइड करता है, साई, यानी कि वेव फंक्शन हमें सारे सिस्टम की जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करता है। जैसे कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जब हमने ड्राइव करी थी तो उसकी जो भी जो सिस्टम था उसका, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कौन देता है, साई, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट क्या है, द वेव फंक्शन साई इन द श्रोडिंगर इक्वेशन। जो हमने श्रोडिंगर इक्वेशन ड्राइव करी थी, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, अगर आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, द वेव फंक्शन साई इन द श्रोडिंगर इक्वेशन रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। हमें पता है कि जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन जो एक वेव की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और उसका एम्पलीट्यूड जो है वो कौन रिप्रेजेंट करता है, वेव फंक्शन रिप्रेजेंट करता है। द वेव फंक्शन साई इन द श्रोडिंगर इक्वेशन रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, ठीक है। इसका फोर्थ पॉइंट है, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम इट्स वेव फंक्शन। जो कि हमने पहले भी पढ़ लिया कि जो सिस्टम की कोई भी इंफॉर्मेशन है वो हमें वेव फंक्शन प्रोवाइड करता है। इसी तरह सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज होती है कोई भी सिस्टम की, वो हमें कौन प्रोवाइड करता है, कौन कैलकुलेट करके देता है, वेव फंक्शन, ठीक है। तो ये जो चार पॉइंट्स है ये सारे आगे वेव फंक्शन पे। वेव फंक्शन हमने सबसे पहले पॉइंट पढ़ा था कि इसको हम वेव फंक्शन बोलते हैं, ठीक है जी। और ये सारे सिस्टम की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ये हमें एम्पलीट्यूड बताता है इलेक्ट्रॉन वेव का, ये सारे के सारे सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसको कैलकुलेट करता है। नाउ आगे हम पढ़ते हैं इसका फिफ्थ पॉइंट, इट इज़ अ मैथमेटिकल फंक्शन एंड हैज़ नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। ये सिर्फ एक मैथमेटिकल फंक्शन है, इसका पर्टिकुलरली कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, जस्ट एक मैथमेटिकल फंक्शन है साई, ठीक है, जो कि हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट अ सिस्टम। और साई स्क्वायर हमें क्या बताता है, साई के बारे में तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं साई स्क्वायर के बारे में। साई स्क्वायर हमें क्या बताता है, इट डिटरमाइंस द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट। अब ये ध्यान से समझना, जो कि मेरी आगे की वीडियोस हैं उसमें भी मैंने ये एग्जांपल दी हुई है, बट यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। इसमें क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एक एटम में प्रेजेंट है, ठीक है। मान लो ये एक एटम है और इसमें बहुत सारे शेल्स बने हुए हैं और उन शेल्स में कौन है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है हमें नहीं पता, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे कहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये उसके पर्टिकुलरली एक जगह फिक्स तो नहीं है ना कि वो वहीं पे ही होएगा, वो कहीं भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो साई स्क्वायर है वो हमें क्या बताता है, डिटरमाइंस द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट, की कौन से पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो सकती है, कि मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पॉइंट पे हो सकता है। यही साई स्क्वायर हमें बताता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट, ठीक है। अगर साई स्क्वायर जीरो है, अब मान लो कि साई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो जीरो है,
तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट इज निग्लिजिबल। मतलब हमें ये नहीं पता चल सकता कि वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे है या नहीं है, क्योंकि जब साई स्क्वायर की वैल्यू ही ज़ीरो हो गई, तो जब साई स्क्वायर की वैल्यू ज़ीरो होगी तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी थी वो कौन फाइंड करता था, साई करता था। जब उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी तो इसका मतलब क्या है कि फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट इज नेग्लिजिबल, हम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ हम पढ़ते हैं एट्थ पॉइंट। अब एट्थ पॉइंट में देखो यहाँ पे क्या है, इफ साई स्क्वायर इज स्मॉल। सबसे पहले हमने साई स्क्वायर पढ़ा कि वो क्या करता है, फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट। नाउ हमने पढ़ा कि जब साई स्क्वायर की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो उसकी फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल। अब पॉइंट है कि जब साई स्क्वायर बहुत ही ज़्यादा छोटा होएगा, स्मॉल होएगा, तब क्या होएगा, तब देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट इज लो। ठीक है, क्योंकि हमें मेन साई स्क्वायर ही चाहिए। जब साई स्क्वायर नहीं है तो उसकी फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी भी नहीं है। जब साई स्क्वायर बहुत ही ज़्यादा छोटा है, स्मॉल है, तो उसकी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट इज लो, तो वो भी क्या होएगा, लो होएगा। ये साई स्क्वायर इज हाई। अब नाइन्थ पॉइंट क्या बोलता है, अगर साई स्क्वायर की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है तब क्या होएगा, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। अब मान लो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे साई स्क्वायर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तब क्या होएगा, देन द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एट दैट पॉइंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो उसी पॉइंट पे बहुत टाइम तक रहेगा। ये हमें कैसे पता चला, साई स्क्वायर से पता चला, क्योंकि साई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट रहेगा कौन से, कोई भी पॉइंट पे फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक पर्टिकुलरली पॉइंट पे लॉन्ग टाइम तक वो रहेगा। ठीक है, नाउ हम पढ़ते हैं टेंथ पॉइंट। टेंथ पॉइंट हमें क्या बताता है, टेंथ पॉइंट हमें बताता है द वेव फंक्शन में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इमेजिनरी। अब हमने पहले तो ये पढ़ लिया कि जो वेव फंक्शन है उसको हम साई बोलते हैं, और ये क्या बताता है हमें, सिस्टम की सारा सिस्टम बताता है कि ये कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है। ठीक है, इंफॉर्मेशन देता है। तो हमने साई स्क्वायर भी पढ़ लिया। साई स्क्वायर के बारे में हमने पढ़ लिया कि हमें वो क्या बताता है, फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, अब उसकी वैल्यू जब जीरो होएगी तब क्या होएगा, स्मॉल होएगी, और हाई होएगी तब क्या होएगा, ये हमने सारा पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, जो जब वेव फंक्शन में भी पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, या फिर इमेजिनरी, इमेजिनरी मतलब आयोटा, वो हम आगे पढ़ेंगे, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ भी समझाऊंगी। इमेजिनरी हो तब क्या होएगा, बट अगर साई स्क्वायर, मतलब ये तो आ गया साई, पॉजिटिव, नेगेटिव और इमेजिनरी, बट इफ साई स्क्वायर मस्ट बी रियल क्वांटिटी। बट ये तभी हो पाएगा जब साई स्क्वायर क्या होएगा, रियल क्वांटिटी में होएगा, बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी फाइनाइट। जो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं इलेक्ट्रॉन की, वो क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, वो इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जो साई स्क्वायर है वो हमेशा रियल क्वांटिटी में रहेगा, क्योंकि साई स्क्वायर का ही ये काम है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन करना। तो इसका मतलब जो साई स्क्वायर है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, रियल क्वांटिटी में होनी चाहिए। ठीक है, नाउ 11th पॉइंट क्या बताता है, इफ साई इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर साई पॉजिटिव या फिर नेगेटिव है, देन साई स्क्वायर विल बी पॉजिटिव। साई स्क्वायर ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब ये कैसे पता लगेगा, अब साई की वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मतलब साई इंटू साई। ठीक है, तो क्या आ गया, साई इंटू साई। जब पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, साई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा। वो मैं आपको आगे बताती हूँ कि वो पॉजिटिव क्यों आएगा। अब 12th पॉइंट देखिए, इसमें हम इमेजिनरी मतलब आयोटा की बात करेंगे, जो कि आप हमने ऊपर पॉइंट पढ़ा था इमेजिनरी वैल्यू वाला। समटाइम्स क्या होता है कि जो साई और साई स्टार इज यूज्ड रेदर देन साई स्क्वायर। अगर हम साई स्क्वायर लेके चलते हैं, उसको हम कभी कभी साई या फिर साई स्टार भी ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज पर्टिकुलरली यूज्ड व्हेन, ये हम कब यूज करते हैं, ये वाला सिस्टम कब यूज करते हैं, जब साई हैज इमेजिनरी वैल्यू। जब साई की हमें इमेजिनरी वैल्यू गिवन हो, या हम लेट करके चले कि जो साई की वैल्यू है वो इमेजिनरी होएगी, मतलब आयोटा में होएगी। ठीक है, सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ साई एंड साई स्क्वायर गिव्स द रियल वैल्यू। जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमेशा क्या रहेगी, एक रियल वैल्यू रहेगी। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। मान लो इफ साई हैज इमेजिनरी वैल्यू, देन क्या होएगा,
साई इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, ये रहेगा साई की वैल्यू, क्योंकि हमें इमेजिनरी वैल्यू लेके चलनी है आयोटा में, और ए और बी क्या है, रियल नंबर्स हैं, और आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, √-1। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये एक मैथमेटिकल टर्म है। जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनको तो ये पता होगा, बट जिनको मैथ्स नहीं आता, बायो के स्टूडेंट हैं, उनको ये चीज़ याद रखनी होगी। ये एक वैल्यू है, ठीक है जी। तो अगर अभी तक आपको कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपको उसका आंसर ज़रूर दिया जाएगा। नाउ अगर हमने अब इसकी इमेजिनरी वैल्यू ले ली है, अब देखते हैं इसका प्रोडक्ट करके साई और साई स्टार। ठीक है जी, अब हमने वहाँ पे तो सिर्फ वैल्यू ली थी, अब हम इसमें प्रोडक्ट देखेंगे। इन सच केस साई इज मेड रियल बाय मल्टीप्लाई इट्स ओन कॉम्प्लेक्स कंजुगेट साई स्टार। ठीक है, इसका हमने कंजुगेट ले लिया। कंजुगेट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ये सब एक मैथमेटिकल टर्म्स हैं, इनके बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं एक एक टॉपिक पे। तो हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, जस्ट हमने ये याद रखना कि साई स्टार की वैल्यू क्या आएगी, ए माइनस आयोटा बी, और साई की वैल्यू क्या होएगी, ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें पता है कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है, -1 अंडर रूट, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, क्योंकि जब हम इसका करेंगे तो अंडर रूट से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, मतलब अंडर रूट से कट कह लो, या फिर आप बोलो हाफ इंटू हाफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी पावर 1 तो यही रहेगा ना। तो अब हम इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ये भी मैथमेटिकल टर्म है, अगर आप ऐसे याद करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो ये आपको पता ही होगा कि ये मल्टीप्लिकेशन कैसे हुई है। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कितनी है, -1, तो यहाँ पे हम -1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का साइन, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इट इज़ अ रियल क्वांटिटी, ये क्या आ गई, एक रियल क्वांटिटी आ गई। हमने लास्ट पॉइंट में क्या पढ़ा था, इफ साई इज अ रियल देन क्या होएगा, मतलब मैं आपको पीछे वाला पॉइंट बताती हूँ। जब हमने पढ़ा था कि जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगी, एक रियल क्वांटिटी आएगी। ठीक है, तो इफ साई इज रियल, अगर यहाँ पे साई रियल है देन साई इज इक्वल टू साई स्टार। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, साई इंटू साई को हम क्या, साई स्टार को क्या लिख सकते हैं, साई स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है। ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, जो कि हमने लास्ट पॉइंट में पढ़ा था कि साई स्क्वायर को हम साई इंटू साई स्टार भी लिख सकते हैं। ये यहाँ पे हमने एक छोटा सा प्रूफ बता दिया कि हाँ जी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये थी इम्पॉर्टेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। कभी कभी ये 2 मार्क्स में हमें एग्जाम में आ जाता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, देखते हैं ऑर्बिटल्स की शेप्स वगैरह कर लेंगे। और अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। थैंक यू सो मच। आप मैंने कम्युनिटी में बहुत सारे MCQs भी डाले हैं, वहाँ पे जाके उसके आंसर ज़रूर दीजिए। इससे आपको आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है, और आपको पता लग जाएगा कि अगर आपने मेरा लेक्चर सुना है उसके बेस पे ही मैं MCQs डालती हूँ, तो आपकी अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगी। ठीक है जी, ओके, नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी रहना। बाय बाय, थैंक यू सो मच।